सौजन्या सुबह 7:30 बजे ही कॉलेज के लिए घर से बिना कुछ खाए और बिना टिफिन लिए निकल गई थी। क्योंकि उस दिन अभिधावा नवमी थी, इसलिए उसकी तैयारी के चलते सौजन्या की माँ को नाश्ता बनाने में देर हो गई थी। उजरे के एसडीएम कॉलेज में पढ़ने वाली सौजन्या उस दिन भी दोपहर 3:45 पर कॉलेज से बस पकड़कर घर के लिए निकली। उस बस में उसके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स भी मौजूद थे। 4 बजे नेत्रावती बस स्टॉप पर उतरने के बाद वो अपने घर की ओर पैदल चल दी, जो वहां से लगभग 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। उसी रास्ते में पढ़ने वाले प्राकृति हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने भी सौजन्या को जाते हुए देखा था। लगभग 4:15 पर रास्ते में नेत्रावती स्नान घाट के पास उसके मामा विट्ठल गौड़ा अपोजिट डायरेक्शन से अपनी जीप में आ रहे थे, जो सौजन्या को देखकर रुक गए और उससे थोड़ी बातचीत कर उसका हालचाल लेकर चले गए। यही वो आखिरी पल था जब सौजन्या को किसी ने जिंदा देखा था। जब शाम 6 बजे तक भी सौजन्या वापस नहीं लौटी तो उसकी माँ को चिंता सताने लगी और उन्होंने फौरन सौजन्या के पिता को इस बारे में बताया। सौजन्या के पिता ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सौजन्या के दोस्तों को कांटेक्ट कर, लेकिन किसी को भी सौजन्या के बारे में कोई खबर नहीं थी। उसके क्लासमेट्स ने यह भी बताया कि वो रोज की तरह बस स्टॉप पर उतर अपने घर को चली गई थी। शाम के 7 बज गए थे और अंधेरा गहराता जा रहा था। सौजन्या के ना मिलने की खबर जब पूरे गांव में फैली तो लगभग 300 लोग, तो सौजन्या के पेरेंट्स और बाकी गांव वाले रात 11 बजे बेलथानगढ़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे और सौजन्या की फोटो देते हुए पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने पहले कंप्लेंट लिखने में तो आनाकानी करी, लेकिन भीड़ के दबाव में उन्हें कंप्लेंट अंडर FIR नंबर 250/2012 रजिस्टर कर ली, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर उनकी बेटी अगले दिन तक घर नहीं लौटी तभी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि अगली सुबह इस रात से ज्यादा काली होने वाली थी। नेक्स्ट डे 10 अक्टूबर 2012 की सुबह सौजन्या के पेरेंट्स और गांव के लोगों ने फिर से सौजन्या को ढूंढना शुरू किया। 2 घंटे बाद सुबह 8 बजे कुछ गांव वालों को झाड़ियों के पास एक पेड़ के नीचे एक लड़की की लाश मिलती है। उसके हाथ नीले शॉल से पेड़ से कस के बंधे हुए थे, शरीर से आधे कपड़े फटे हुए थे और हर जगह गहरे जख्म और चोट के निशान थे। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर उसके प्राइवेट पार्ट्स को मिट्टी की मोटी परत से ढका गया था। बेरहमी से की गई दरिंदगी और हत्या की कहानी बयां करती है कि वो लाश सौजन्या की थी। अब मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं उसमें हर एक बात पर गौर करिएगा, क्योंकि इसी में सवाल भी छुपे हैं और जवाब भी। सौजन्या की लाश जहां मिली उस जगह पर गांव के लोग पहले भी खोजने आए थे, लेकिन तब उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरी रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ना तो सौजन्या की बॉडी गीली थी और ना ही वहां पड़ा उसका बैग या किताबें। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सौजन्या की हत्या कहीं और की गई थी और बाद में इस जगह बॉडी को प्लांट कर दिया गया था। और यह जो क्राइम सीन था वो सौजन्या के घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। सौजन्या की लाश मिलने के सिर्फ एक दिन बाद 11 अक्टूबर 2012 को गांव के 5 लोग एक आदमी को बुरी तरह से पीटकर पुलिस के हवाले करते हैं और कहते हैं कि यही वो शख्स है जिसने सौजन्या के साथ गलत काम कर उसका कत्ल किया है। वो शख्स था संतोष राव। दलील यह केस यहां तक जितना सिंपल दिख रहा है, असल में इस कदर उलझा हुआ है कि आज 12 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी सौजन्या को इंसाफ नहीं मिला। कहने को तो अपराधी अगले दिन पकड़ा गया, लेकिन सोचिए, पुलिस, CID और CBI जैसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हाथों से गुजरने के बावजूद भी आज तक किसी को सजा नहीं मिली। इस वीडियो को देखकर आपका खून खौल उठेगा, बिकॉज ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक कवर अप है, जिसमें हर नए मोड़ के साथ इंसाफ और दूर होता गया। क्योंकि यह सिर्फ सौजन्या की कहानी नहीं है, इसमें सौजन्या की तरह 90 से भी ज्यादा केसेस लड़कियों और महिलाओं से जुड़े हैं, जहां हर बार या तो सच को दबा दिया गया या फिर मिटा दिया गया। पेंडिंग पड़े हजारों केसेस की सुनवाई में सालों गुजार देती है। कर्नाटका के चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के छोटे से टाउन श्रृंगेरी का रहने वाला संतोष राव दिमागी रूप से बीमार था और इस घटना से लगभग 6 साल पहले से ही उसका इलाज चल रहा था। वो श्रृंगेरी के ही होटल में काम करता था जहां से उसे निकाल दिया गया था और वो कुछ दिनों पहले 9 अक्टूबर 2012 को ही धर्मस्थला आया था। यह वही तारीख है जिस दिन सौजन्या गायब हुई थी। संतोष को अपने पहनावे और हुलिये के चलते ठहरने के लिए जब कोई होटल या लॉज में रूम नहीं मिला
तो वो बाहुबली स्टैचू के पास ही सीढ़ियों में रात गुजारता और श्री मंजुनाथ मंदिर में प्रसाद खाकर पेट भरता। 11 अक्टूबर 2012 की शाम 5 बजे वो वहीं सीढ़ियों पर बैठा हुआ था जब वही 5 लोग उसे उठाकर ले गए और पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी बिना क्रॉस एग्जामिनेशन किए उसे अरेस्ट कर लिया। यह खबर जब संतोष राव के पिता तक पहुंची, जो पेशे से टीचर थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को लग रहा था कि मुजरिम पकड़ा गया और सौजन्या को इंसाफ मिल गया, लेकिन असलियत में तो गुनहगारों को बचाने के लिए बहुत बड़ा खेल रचा गया था, जिसमें खुद को जनता के सेवक बताने वाले लोगों के तार जुड़े थे। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर उन्होंने सिर्फ सच को दबाया ही नहीं, बल्कि 10 अक्टूबर 2012 को ही सौजन्या की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए बेलथानगढ़ी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेज दी गई थी, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एडम और डॉक्टर रेशमी ने ऑटोप्सी कंडक्ट की। पोस्टमार्टम हमेशा प्रॉपर लाइटिंग में किया जाता है, लेकिन इस केस में पूरा प्रोसेस डिम और पुअर लाइटिंग में किया गया। इनफैक्ट ऑटोप्सी की वीडियोग्राफी तक नहीं की गई। सौजन्या की बॉडी के लगभग हर हिस्से में गहरे चोट के निशान थे। साथ ही गर्दन पर 7 इंच लंबा स्ट्रैंगुलेशन मार्क था, क्योंकि सौजन्या के साथ हैवानियत करने के बाद उसका उसी के कॉलेज आईडी कार्ड के नायलॉन स्ट्रैप से गला घोट दिया गया था। ऐसे सिनेरियो में विसरा यानी बॉडी के लार्ज ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लिवर, किडनी को कलेक्ट कर फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, लेकिन सौजन्या के केस में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हेयर, ब्लड और सीमेन सैंपल्स को कलेक्ट कर फॉरेंसिक लैब भेजा जाना था, और यह केस के लिए सबसे क्रूशल था। ध्यान दीजिएगा, यह तारीख थी 10 अक्टूबर 2012, लेकिन जब पुलिस ने यह सैंपल फॉरेंसिक लैब को फॉरवर्ड किए तो वो डेट थी 18 अक्टूबर 2012। एक ऐसे केस में जिसमें हर घंटा इंपॉर्टेंट था, जिस सैंपल को एट मैक्स 72 आवर्स के अंदर भेजना था, उसमें 8 दिन लगा दिए गए। नतीजा, सैंपल्स कंप्लीटली डैमेज्ड हो गए। जिन सैंपल से सच सामने आना था, उन्हीं सैंपल्स के टेस्ट रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव आए। सबूत था, पर उसे मिटाने का पूरा इंतजाम भी था। अब यहाँ से हम इस केस में पुलिस के रोल के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टिगेशन में जानबूझकर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को नज़रअंदाज किया गया। हम बात करेंगे स्पेशली इस केस को देख रहे पीएसआई योगेश कुमार की। सौजन्या के प्राइवेट पार्ट्स को कई इंच मोटी मिट्टी से डालकर ढका गया था। यह मिट्टी उसी जगह की थी जहां सौजन्या की लाश मिली थी, इसलिए क्राइम सीन की बारीकी से जांच बेहद जरूरी थी। लेकिन पुलिस ने क्या किया? ना तो वहां डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, ना कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट लाए गए। इनफैक्ट क्राइम सीन की कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी तक नहीं करवाई गई। सो ना सैंपल्स बचे और ना ही क्राइम सीन पर मिल सकने वाले एविडेंस। 12 अक्टूबर 2012 को संतोष राव का मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। जब पुलिस ने संतोष को हिरासत में लिया तो उसके शरीर पर 17 चोटों के निशान थे। पहले पुलिस ने यह कहा कि यह चोट सौजन्या ने अपने नाखून से उसे दी है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सौजन्या के किसी भी नाखून में संतोष का डीएनए तक नहीं मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, सौजन्या के प्राइवेट पार्ट्स और क्राइम सीन की मिट्टी के कोई भी ट्रेसेस संतोष के कपड़ों में नहीं पाए गए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला था जो संतोष को मुजरिम ठहरा सके। ऊपर से उसकी मेडिकल रिपोर्ट में एक और बात सामने आई। संतोष राव फिमोसिस से सफ़र करता था, जो मेल के प्राइवेट पार्ट की स्किन से जुड़ी एक कंडीशन है, और इससे सफ़र कर रहे शख्स के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करना बेहद पेनफुल होता है। ऐसे में जिस ब्रूटैलिटी का आरोप उस पर लग रहा था, वो तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं था। कहानी यहीं पर ही नहीं रुकी, क्योंकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि 13 अक्टूबर 2012 को संतोष राव कन्फेस कर उन्हें उस स्पॉट पर ले गया जहां उसने सौजन्या का मर्डर किया था, और वहीं से उन्हें सौजन्या का अंडरगारमेंट भी मिला। सौजन्या का क्राइम सीन पर मिला अंडरगारमेंट एक्चुअली में पीएसआई योगेश कुमार ने सौजन्या के घर से लेकर प्लांट किया था, और संतोष का कन्फेशन भी जोर जबरदस्ती से लिखवाया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने एविडेंसेस को जानबूझ के इग्नोर कर स्टेप बाय स्टेप इस पूरे केस को डिमोलिश किया था। पुलिस ने रास्ते में पड़ने वाले प्राकृति चिकित्सालय, जो क्राइम सीन से मात्र 300 मीटर ही दूर था, उसके गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरा और बस स्टैंड पर लगे 360 डिग्री कैमरा की फुटेजेस को कलेक्ट ही नहीं किया। और यह बात पीएसआई योगेश कुमार ने खुद कोर्ट में एक्सेप्ट भी की। क्राइम सीन पर एक पेपर चिट भी पड़ी मिली थी, जिसमें 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। उसे ना ही एविडेंस लिस्ट में डाला गया और ना ही हैंड राइटिंग मैच करवाई गई।
पुलिस को सौजन्या की घड़ी भी मिली थी जो 2:15 पर बंद हुई थी। अब यह वक्त दिन का था या रात का यह तो क्लियर नहीं है, फिर भी इसे फॉरेंसिक लैब नहीं भेजा गया। पुलिस ने इतने बड़े फैक्ट को नज़रअंदाज कर दिया कि जब पूरी रात बारिश हुई थी तो फिर सौजन्या की बॉडी, उसका बैग, उसकी बुक्स क्यों नहीं भीगे थे। सौजन्या के साथ बस से आने जाने वाले स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स और टीचर से भी पूछताछ क्यों नहीं की गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सौजन्या की बॉडी से 2 अननोन पर्सन के डीएनए मिले थे, लेकिन उस डीएनए को उन लोगों से मैच क्यों नहीं किया गया जिन्होंने सबसे पहले संतोष राव को पकड़ा था। इन सभी पॉइंट से ये साफ जाहिर था कि पुलिस ने असली कातिलों को बचाने के लिए संतोष राव को बलि का बकरा बनाया था। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सरेआम आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, लेकिन सच लोगों को नजर आने लगा था। यहाँ तक सीआईडी ने कई विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए, जिसमें से पहला स्टेटमेंट सौजन्या की क्लासमेट और दोस्त जानवी का था। जानवी ने बताया कि 9 अक्टूबर की दोपहर लगभग 3:45 पर उन्होंने कॉलेज से केएसआरटीसी की बस बोर्ड की और अराउंड 4 बजे सौजन्या नेत्रावती बस स्टॉप पर उतर गई। सभी स्टेटमेंट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था मिस वर्षा का। वर्षा सौजन्या के क्लास में ही पढ़ती थी और 9 अक्टूबर की दोपहर लगभग 1:15 पर कॉलेज जाते वक्त उसने उसी रास्ते पर 2 लोगों को देखा था, जिसमें से एक आदमी मोटर बाइक पर बैठा था और दूसरा आदमी वहां खड़ा मोटर बाइक वाले शख्स से कह रहा था कि इस जगह पर कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये 2 आदमी जहाँ खड़े हैं वो क्राइम सीन के पास वाली सड़क है। सौजन्या की बॉडी पर मिले अननोन डीएनए सैंपल, क्राइम सीन के पास नजर आई ये सस्पेक्ट और सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन भी यही इशारा कर रही थी कि असली मुजरिम कोई और है। सौजन्या के घर वालों को यकीन था कि इसके पीछे उन्हीं 5 लोगों का हाथ है जिन्होंने संतोष राव को पकड़ा था, इसलिए उन्होंने सभी के खिलाफ नामजद कंप्लेंट फाइल कर दी। लोगों के साथ रिलीजियस लीडर्स का भी प्रेशर था, इसलिए सीआईडी ने उन सभी 5 एक्यूज्ड को समन किया, जिसमें से एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर का रिलेटिव था, लेकिन उसने अपने पासपोर्ट, वीज़ा और बैंक डिटेल सबमिट कर यह प्रूव कर दिया कि क्राइम के वक्त वो इस देश में था ही नहीं और इसी बिहाफ पर उसे सारे आरोपों से बरी कर दिया गया। अब बाकी बचे 4 एक्यूज्ड के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस केस की तस्वीर बदलेगी, कोई सच सामने आएगा, लेकिन सीआईडी ने कोर्ट में यह दलील सबमिट की कि चारों एक्यूज्ड के पास स्ट्रॉन्ग एलिबाय है, यह साबित करने के लिए कि वो क्राइम के वक्त कहीं और थे और इसी बिहाफ पर सबको क्लीन चिट भी मिल गई। सबसे शॉकिंग बात, ना पुलिस ने और ना सीआईडी ने इन सस्पेक्ट्स के कॉल डेटा और टार लोकेशन को कलेक्ट करने की जरूरत समझी। सीआईडी के डीजी बिपिन गोपाल कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि संतोष राव ही कल्प्रिट है और उसके खिलाफ 10-12 एविडेंसेस भी हैं। यहाँ से सीआईडी पर बायस्ड होने के आरोप लगने लगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में सड़कों पर उतरे लोगों ने इस केस में सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही धर्मस्थला में बीते सालों में हुए 463 अनसॉल्व्ड केसेस में भी सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की, जिसमें से 95 केसेस यंग वुमेन से जुड़े हुए थे। यस, 400 से भी ज्यादा अनसॉल्व्ड केसेस। सवाल आता है कि आखिर इतना बड़ा कवर अप कैसे और किसके लिए? यह जानने से पहले आपको समझना होगा सौजन्या के केस को। 1 साल बाद पब्लिक प्रेशर के चलते नवंबर 2013 को इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई। सौजन्या के पेरेंट्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उन 4 एक्यूज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए समन इशू करवाया, लेकिन जैसे ही समन जारी हुआ उन चारों एक्यूज ने तुरंत कर्नाटका हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए और 4 साल बाद 26 अक्टूबर 2017 को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चार्जशीट फाइल की। एंड गेस व्हाट, उस चार्जशीट में आईपीसी सेक्शन 376 और 302 के तहत संतोष राव को ही सोल कल्प्रिट मानते हुए उसे जेल भेज दिया गया। 4 साल लगे सीबीआई को वही साबित करने में जो कर्नाटका पुलिस शुरू से साबित करने में लगी थी। संतोष राव को रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट मोहित कुमार ने कोर्ट में वो सभी दलीलें रखी जो हमने अभी डिस्कस की कि कैसे पुलिस ने संतोष राव का कन्फेशन, जो उसे जबरदस्ती लिया गया, रिकवरी ऑफ क्लोथ्स और इंजरी मार्क्स जो कि सौजन्या ने नहीं दिए थे, इन सब को प्राइमरी एविडेंसेस बताया था। आखिरकार 6 साल जेल में बिना किसी कसूर के सजा काटने के बाद 16 जून 2023 को कोर्ट ने संतोष राव को सौजन्या केस में सभी आरोपों से बरी कर दिया। आज संतोष करकला के एक आश्रम में एज अ क्लीनर काम कर रहा है। संतोष की मां इस सदमे से साल 2016 में ही गुजर गई थी।
जरा सोचिए, आंखों के सामने मौजूद सबूत को ना सिर्फ नजरअंदाज किया गया, बल्कि 34 दिन में 4 विटनेस एक्सीडेंटल डेथ दिखा उन्हें रास्ते से भी हटा दिया गया और एक निर्दोष को फंसा उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। इस केस की डिटेल्स जितनी हैरान कर देने वाली है, उतनी ही शॉकिंग इसके पीछे की वो कॉन्स्पिरेसी है जो धर्मस्थला में कई डिकेड से चली आ रही है। और इसको दुनिया के सामने एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ गिरीश मत्ताननवर जी का है। गिरीश जी एक ईमानदार एक्स कॉप हैं जिन्होंने न सिर्फ एक बेईमान एमएलए को पब्लिक में पीटा था, बल्कि पुलिस सर्विस से इसलिए रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि वो इस पुलिस डिपार्टमेंट में फैले करप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आज गिरीश जी समाज में हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लड़ रहे हैं। इसलिए जैसे ही सौजन्या के केस की खबर गिरीश जी तक पहुंची तो उन्होंने अपने लेवल पर इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। गिरीश जी ने सिर्फ सौजन्या केस ही नहीं बल्कि उन सभी केसेस को भी उठाया जो बीते कई दशकों से धर्मस्थला में होते आए थे। और सबसे बड़ी बात, इन सभी केसेस के तार एक ही शख्स से जुड़ते हैं जिसे हम इस वीडियो में जमींदार कहेंगे। सौजन्या केस में वो इसी जमींदार का रिलेटिव था जो खुद को विदेश में दिखा क्लीन चिट पा गया था, और बाकी 4 में से 3 एक्यूज तो इसी जमींदार के ट्रस्ट में बड़ी पोस्ट पर थे। अब सवाल आता है कि आखिर ये जमींदार इतना पावरफुल कैसे है कि पुलिस, सीआईडी, सीबीआई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कर्नाटका के धर्मस्थला में जमींदार और उसके परिवार का पूरा कंट्रोल है। कंट्रोल का असली राज ताकत, और ताकत किससे मिलती है? पैसों से। और यहाँ जमींदार के पास पैसा कहाँ से आया? फेमस मंदिर के ट्रस्ट को ओन करने से। और यह पैसा थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इतना ज़्यादा है कि जमींदार ने उससे बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तक खोल दिए। अब आप कहेंगे कि इन सब से तो आम जनता का ही भला होगा ना, लेकिन ना, अब जमींदार के पास पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, इन्फ्लुएंस के साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, जिसके नशे में जमींदार ने ऐसे अनगिनत अपराध किए और उसका कोई कुछ भी नहीं कर पाया। धर्मस्थला कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में बसा एक प्राचीन टाउन है जो अपने 800 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर के लिए जाना जाता है। बट यह मंदिर बाकी मंदिरों से काफ़ी अलग है क्योंकि यह एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जैन्स के हाथ में है। यानी इन लीगल टर्म्स यह एक प्राइवेट जैन टेम्पल है जो एक प्राइवेट ट्रस्ट को बिलोंग करता है, और इस प्राइवेट ट्रस्ट का ओनर है जमींदार। यानी इस मंदिर पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अब किसी भी कंक्लूजन पर कूदने से पहले आपको कुछ फैक्ट समझने होंगे। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने मंदिर पर अपना कंट्रोल रखने के लिए द रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863 को इनैक्ट किया था, लेकिन आज़ादी के बाद अब हिंदू मंदिरों को स्टेट गवर्नमेंट हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट के अंडर गवर्न करती है। जैसे मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम का रामानाथ स्वामी टेम्पल एक्सेट्रा। कुछ मंदिरों को प्राइवेट ट्रस्ट, फैमिलीज और मठ मैनेज करते हैं, जैसे कर्नाटका का उडुपी श्री कृष्णा टेम्पल, जिसे अष्टमठ यानी 8 मठों का समूह मैनेज करता है। इसलिए यह मुद्दा मंदिर या धर्मस्थल का है ही नहीं, क्योंकि कोई भी सही चीज अगर गलत इंसान के हाथ में पड़ जाएगी तो उसका मिसयूज तो होगा ही। इसलिए बात यहाँ इंसान के लालच और नीचता की है। हाँ, जमींदार चाहेगा कि इसे धर्म का मुद्दा बनाया जाए ताकि उसके अपराध के दलदल से लोगों का ध्यान दूसरी ओर चला जाए, लेकिन मैं अब आपको इस दलदल में दफन 3 ऐसे केस सुनाऊंगा जो सिर्फ सरकारी फाइल में दबाकर छोड़ दिए गए। सच छुपाया गया, आवाज़ें चुप करा दी गई और इंसाफ बस एक अधूरी उम्मीद बनकर रह गया। धर्मस्थला के एक बड़े से मंदिर में 60 साल के नारायण की तरह उनकी पिछली कई पीढ़ियां भी मावुता का काम करती थी। मावुता एक कन्नड़ा शब्द है जिसका मतलब होता है एलिफेंट कीपर, जो मंदिर में हाथियों की देखभाल करते हैं। हिंदी में से महावत भी कहा जाता है। नारायण के पिता भी मंदिर की सेवा में लगे थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी देखकर मंदिर के संस्थापक ने उन्हें एक ज़मीन उपहार में दे दी। वक्त बीता, नारायण के पिता भी गुजर गए और जो ज़मीन उन्हें उपहार में मिली थी उसे देने वाले भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब यह ज़मीन सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये नारायण की विरासत थी और अब यह ज़मीन नारायण के नाम पर थी। लेकिन अब मंदिर पर कंट्रोल जमींदार के परिवार का है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के नाते उन्हें पता चला कि नारायण को मिली उस पैतृक ज़मीन के पास से एक नया हाईवे गुजरने वाला है। मतलब उस ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ने वाली है। अब ज़मींदार को वो ज़मीन हर हाल में चाहिए, इसलिए उन्होंने नारायण से ज़मीन वापस लौटाने को कहा। लेकिन नारायण अपनी ज़मीन क्यों दे? जब नारायण ने ज़मीन देने से मना कर दिया
तो जमींदार ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। नारायण के घर की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी। उनकी वाइफ और बच्चों को गुंडे बदमाशों से परेशान करवाया। रोज नए नए तरीकों से उनका जीना हराम कर दिया। इन सब से तंग आकर नारायण की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। अब नारायण और उनकी 45 साल की बहन यमुना ही घर पर अकेले बचे। इसी मौके का फायदा उठाकर 21 सितंबर 2012 को कुछ लोग नारायण के घर में घुस आए। उन्होंने नारायण के सामने उनकी बहन यमुना का बलात्कार किया और फिर पत्थर से सर कुचलकर दोनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जाते जाते उन्होंने पूरे घर को तहस नहस कर दिया ताकि पुलिस के लिए इसे सिर्फ एक लूटपाट का केस दिखाना आसान हो जाए। आखिरकार हुआ भी वही जो सोचा गया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इसे एक लूटपाट का केस बता दिया। जो सच था उसे एक फाइल बनाकर सरकारी दफ्तर में दबा दिया गया और जो झूठ था वो कानून की मुहर के साथ सच बन गया। आज नारायण की उस जगह पर यह होटल तैयार खड़ा हुआ है। इस केस में एक अहम बात ध्यान देने वाली है और वो ये है कि यह केस सौजन्या के मर्डर से ठीक 20 दिन पहले हुआ था और इस केस में भी बेलथानगढ़ी पुलिस ने संतोष राव को कल्प्रिट बनाने की कोशिश की थी। जी हाँ, वही संतोष राव जो 20 दिन बाद सौजन्या केस में फंसा दिया गया। नारायण यमुना केस में पुलिस ने कहा था कि संतोष राव 20 सितंबर 2012 को पहली बार धर्मस्थला आया, लेकिन सौजन्या केस की रिपोर्ट में उसी पुलिस ने लिखा कि संतोष राव 8 अक्टूबर 2012 को पहली बार धर्मस्थला आया। एक ही पुलिस एक ही महीने में एक ही आदमी के लिए 2 अलग अलग डेट्स, मतलब जो भी केस आया बस संतोष राव को फंसा दिया गया। यह अपराध का कुआं कितना पुराना है ये देखने के लिए चलते हैं आज से 46 साल पहले 1979 में। उजिरे के एक कॉलेज में पढ़ाने वाली वेदावल्ली असल में एक टीचर की पोस्ट के हिसाब से ओवर क्वालिफाइड थी। उनकी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए उनका प्रिंसिपल के पोस्ट पर प्रमोट होना तय था, लेकिन जब प्रिंसिपल की सीट खाली हुई तो वेदावल्ली की जगह उनकी जूनियर को प्रिंसिपल बना दिया गया और वो भी सिर्फ एक वजह से, बिकॉज वेदावल्ली लोअर कास्ट से थी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्वालिफिकेशन की जगह कास्ट को प्रेफरेंस दी और एक अपर कास्ट टीचर को प्रिंसिपल बना दिया। इस नाइंसाफी से नाराज वेदावल्ली ने अकेले ही स्कूल के सामने प्रोटेस्ट शुरू किया। यह बात स्कूल अथॉरिटीज और ओनर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने वेदावल्ली से ये सब बंद करने को कहा, लेकिन वेदावल्ली किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं थी। नतीजा, वेदावल्ली के हस्बैंड डॉक्टर BR हराले, जो पेशे से एक सरकारी डॉक्टर थे, सेमिनार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके लौटने पर एक डरावना मंजर उनका इंतजार कर रहा होगा। रात को जब डॉक्टर हराले घर में दाखिल हुए तो उनका दिल सहम गया। उनकी पत्नी वेदावल्ली की जली हुई लाश बाथरूम के फर्श पर पड़ी थी। उनका हर अंग जलकर राख हो चुका था। वेदावल्ली का बलात्कार किया गया और फिर उन पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन दुख यहीं पर ख़त्म नहीं होता। जब डॉक्टर हराले ने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की हत्या की कंप्लेंट लिखवानी चाही तो उल्टा उन्हीं को वेदावल्ली का कातिल ठहरा दिया गया। उन्हें बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया। पूरे 3 साल तक ना उन्हें कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गई और ना ही FIR की कॉपी। आज 46 साल बीत चुके हैं, लेकिन वेदावल्ली जी को अब तक इंसाफ नहीं मिला। गौर करने वाली बात यह है कि उस स्कूल का ओनर वही जमींदार था। 1986 MK देवानंद कम्युनिस्ट पार्टी के एक मजबूत नेता, पूरे गांव में बेखौफ, बेबाक और बेहद पॉपुलर। धर्मस्थला पंचायत इलेक्शन में उनकी जीत तय थी, लेकिन अपोजिशन पार्टी का लीडर तो वही जमींदार था जो इस जीत को होने नहीं देना चाहता था। और फिर शुरू हुआ धमकियों का सिलसिला। लेकिन यह सिर्फ शब्दों की धमकी नहीं थी, यह मौत का संदेश था। 22 दिसंबर 1986 देवानंद जी की मासूम बेटी पद्मालता, जो उम्र में सौजन्या जितनी थी, अचानक लापता हो गई। पूरे 2 महीने तक एक पिता अपनी बेटी को ढूंढता रहा। हर गली, हर मोड़, हर शख्स से एक ही सवाल, मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन जवाब नहीं मिला। और फिर 17 फरवरी 1987 एक छोटी सी स्ट्रीम के किनारे घर से सिर्फ 750 मीटर दूर पद्मालता की लाश मिली। एक पिता से उसकी बेटी को छीन लिया गया और जैसे हमेशा होता है, पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। ना कोई अरेस्ट, ना कोई इंसाफ। सौजन्या का केस सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है कि कैसे
ताकतवर लोगों के सामने सच दबा दिया जाता है। पर सवाल यह है, कब तक? इंसाफ सिर्फ एक फैसला नहीं होता, बल्कि एक लड़ाई होती है जो तब तक चलनी चाहिए जब तक सच सामने ना आ जाए। आज एक और केस अनसॉल्व रह गया, एक और सच दफन हो गया, पर क्या हम भी इस खामोशी का हिस्सा बनने वाले हैं? जिसे न्याय मिल गया वो कहानी खत्म, जिसे नहीं मिला वो सिर्फ एक अनसॉल्व केस बनकर फाइल में दबा दिया गया। सवाल सिर्फ सौजन्या का ही नहीं है, सवाल उन 400 से ज़्यादा अनसॉल्व केसेस का भी है जिन्हें एक शक्तिशाली व्यवस्था ने दबा दिया। सवाल है उन लोगों का जिन्होंने सच बोलने की कोशिश की, उन्हें या तो चुप करा दिया गया या मिटा दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज हम चुप रहे तो कल कौन बोलने वाला है? इंसाफ लिखने वाले हाथ बिक चुके हैं, कानून अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी हो चुका है, और सच या तो खरीद लिया गया है या फिर दफन कर दिया गया है। यह एक केस का अंत ही नहीं बल्कि सिस्टम की हार का एक और सबूत है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कभी कुछ बदलेगा? क्या कभी वो दिन आएगा जब ताकत किसी एक जमींदार या किसी एक सिस्टम के हाथ में नहीं होगी, या हम सिर्फ नए नाम, नए चेहरे, नए केसेस देखते रहेंगे? वो कहते हैं ना कि हवा का रुख बदलने में कहीं इतना वक्त ना लग जाए कि जब आग भड़के तो पूरा शहर ही जल जाए। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।